स्वागत है आप सभी का बाटी सर की पाठशाला में। भाई आई होप दैट कि आपके सभी एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। उसी सीरीज में हमारी एक नई वीडियो और 2 मार्क्स के लिए एफएमई की, इससे एक वीडियो और आएगी जो 7 मार्क्स के लिए होगी। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2 मार्क्स के लिए विद सॉल्यूशन। जितना क्वेश्चन लिखवाया गया है उतना आप लिख के आना है। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कि ट्रांसमिसिबिलिटी के प्रिंसिपल क्या होता है। तो ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होता है दैट इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, यानी कोई रिजिड बॉडी है, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा, है ना, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। अरे सिंपल सी बात है भैया, ये वाला आपका बॉक्स है, ये बॉक्स पत्थर मान लो, पत्थर है रिजिड, इधर से कोई फोर्स लगाया जाता है F1, तो अगर इधर से कोई फोर्स लगाया जाए F2, तो वो आपका अनचेंज रहे, रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ F1 इक्वल टू में F2 जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, आई बात समझ में नहीं? ट्रांसमिशन करना है, देखो ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन करने की एबिलिटी। ठीक है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन करने की एबिलिटी, ट्रांसमिट करने की एबिलिटी बोल सकते हैं किसी पत्थर को या बॉडी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफाइन लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो रेशो होता है। देखो स्ट्रेन तो आपने पढ़ा है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल, और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ यानी के एल। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला लिख के आ जाना भैया, डेल्टा एल अपॉन एल। ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करो तो एक डायग्राम बना देना, छोटा सा डायग्राम। कैसे बनाओगे, ऐसा बना सकते हो कि भाई ये जो आपका कोई रोड है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसको खींचा गया है और ये यहाँ तक चेंज हो गई है, जिसको डेल एल बोला गया है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है और लेटरल है। लेटरल की बात कर ले तो ये बच्चे क्या होता है लेटरल स्ट्रेन में, लेटरल चेंज होगा डायमेंशन के अंदर और ओरिजिनल डायमेंशन होगी आपकी, उसे बोलेंगे लेटरल। भाई लेटरल का मतलब समझो, लेटरल सरफेस एरिया आप लोगों ने पढ़ा है, तो सरफेस एरिया में डायमेंशन आ जाती है। डायमेंशन मतलब 1D 2D 3D टाइप की। तो स्ट्रेन जो होगा अगर इन डायमेंशन में स्ट्रेस चेंज हो जाता है तो उसको बोल देते हैं लेटरल स्ट्रेन। वॉल्यूम में अगर कोई चेंज होगा तो उसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखो भैया। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लाइन में स्ट्रेन, लेंथ में चेंज आ गया, लेटरल मतलब एरिया में चेंज आ गया, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में चेंज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। पोजीशन रेशो, राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन द इलास्टिक कांस्टेंट, है ना। तो पोजीशन रेशो कैसे एक्सप्लेन करता है, तो पोजीशन रेशो को हम बताते हैं म्यू से, क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब डेल्टा ए अपॉन में ए भी लिखा जाता है, और लॉन्गिट्यूड मतलब डेल्टा एल अपॉन में एल। ये आपका म्यू हो गया। अगर इसको कुछ करें तो ये ऐसे भी आएगा, डेल्टा ए अपॉन में ये इंटू एल, और ये इंटू में एल, तो ये ऐसे लिखा जाएगा भाई, क्या, पोजीशन रेशो। ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है ध्यान रखें, E इजिकल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है, या E इजिकल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू की होता है, जहां पे E यंग मॉडुलस होता है, G आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, K क्या है, बल्क ऑफ मॉडुलस है, म्यू क्या है, पोजीशन रेशो है। डिफाइन बल्क मॉडुलस, तो भैया बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस, पहली बात समझो भैया, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मतलब खिंचाव होता है। खिंचाव कब बनता है, आपके दिमाग पे खिंचाव कब आता है, जब प्रेशर आता है। प्रेशर मतलब जब प्रेशर आ गया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी होता है। तो इसको जब लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ वी ए इंटू में डेल वी, तो ये होगा आपका क्या, बल्क मॉडुलस। भाई मैं ये पीडीएफ आपको सेम ऐसे ही भेजूंगा, तो जो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ ना उनको जरा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर फॉर्मूलों की बहुत वैल्यू होती है, इतने लिखने की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर मिल्ड स्टील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई।
ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ फॉर मिल्ड स्टील रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ड्यूरिंग टेंसाइल लोडिंग। इट शो प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट, इस सब को दिखाता है। और ये आपको ड्रॉ करना है तो ड्राइंग में भैया कुछ ऐसा जाता है, इसको अच्छे से बना के जाना, प्रैक्टिस में करके जाना, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखो भाई, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा बना लो भाई, कहाँ पे इलास्टिक है, कहाँ पे नेकिंग है, कहाँ पे यूनिफॉर्म प्लास्टिक कोऑर्डिनेशन है, कहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व आपका आता है। ओके, नेक्स्ट की बात कर लें तो आपको बताना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 6। और इससे पहले हमारी आपसे विनती है कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करे भाई, है ना। तो ये ध्यान रखो। तो क्लासिफाई द आईसी इंजन ऑन द बेसिस ऑफ आईडी रेशो, है ना। देखो क्या होता है, समझो बात मेरी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक लेंथ, ये एल अपॉन डी है। स्ट्रोक लेंथ तो सिलेंडर डायमीटर रेशो, एल अपॉन डी रेशो उसको बोलते हैं। एल मतलब स्ट्रोक लेंथ, डी मतलब सिलेंड्रिकल डायमीटर। आईसी इंजन एज डिफाइंड एज, फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट होता है ओवर स्क्वायर इंजन, दूसरा होता है अंडर स्क्वायर इंजन, तीसरा होता है स्क्वायर इंजन। ओवर स्क्वायर में क्या होता है, बोर डायमीटर ग्रेटर देन स्ट्रोक लेंथ। भाई ऐसे लिख सकते हो, डायमीटर ऑफ बोर ग्रेटर देन लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ऐसे भी लिख सकते हो बना के। और अंडर स्क्वायर को क्या लिखोगे, स्ट्रोक लेंथ यानी कि एल एस इज ग्रेटर देन बोर डायमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। और स्क्वायर इंजन में बोर डायमीटर इक्वल होता है स्ट्रोक लेंथ के। आई बात समझ में। तो भैया यहाँ पे एक डायमीटर डी है, एक लेंथ है, तो पहले वाले में तो ये है, दूसरे वाले में बच्चे उल्टा है, और तीसरे वाले में इक्वल है। इतनी सी कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिफाइन स्कैवेंगिंग प्रोसेस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया भी। स्कैवेंगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्nt gases from the engine cylinder and supplying fresh air fuel mixture into the cylinder for next cycle operation, है ना। स्कैवेंगिंग किसको बोलते हैं, स्कैवेंगिंग का मतलब होता है चीजों को रिमूव करना, यानी कि जो गैस जल चुकी है वो जली हुई गैस को इंजन के अंदर से बाहर निकालना और उसमें नई फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर करके सिलेंडर को देना, ताकि वो अगला ऑपरेशन कंप्लीट कर सके। मेनली ये जो ऑपरेशन होता है ये 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर होता है। आई बात समझ में भैया। तो इसके इंजन का मतलब समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले, वाई 2 स्ट्रोक इंजन आर लाइट इन वेट, एक्सप्लेन विद रीजन। तो 2 स्ट्रोक के जो इंजन होते हैं वो हल्के क्यों होते हैं भाई, तो हल्के इसलिए होते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन वाल्व। भाई ध्यान रखो, 2 स्ट्रोक इंजन कोई वाल्व नहीं रखती। मैकेनिज्म सच एज कामशाफ्ट, वॉल्व्स और रोकर आर्म्स इनकी तरह, दे हैव सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड फीवर मूविंग पार्ट्स, हैंस वेट ऑफ इंजन डिक्रीज। या जब कुछ चीजें रहेंगी नहीं उसके अंदर तो वजन किस चीज का बढ़ेगा, इसमें वॉल्व भी नहीं होती है तो किस चीज का वजन, है ना। सिंपल सिंपल सा डायग्राम होता है इसका। कंपेयर करने के लिए बोले कि भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, आजकल की देखते हुए आ सकता है कि ईवी और कन्वेंशनल व्हीकल में क्या अंतर है, तो बताना है। ईवी क्या है भैया, इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, इसमें आईसी इंजन यूज होते हैं, प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, ये मोर पोल्यूशन देता है, लो रन कॉस्ट, हाई रनिंग कॉस्ट, लो लेस नॉइस, मोर नॉइस, रिक्वायर बैटरी चार्जिंग, रिक्वायर पेट्रोल और डीजल। यानी कन्वेंशनल जो व्हीकल्स होते हैं उनको मेनली तो पेट्रोल डीजल चाहिए, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं रिक्वायर उनको बैटरी चार्जिंग के लिए चाहिए। इंडिया के अंदर अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा पद्धति में नहीं आए हैं। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो आपके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल में क्या लाभ है लेने में, तो लाभ भैया ये हैं कि लो फ्यूल कंजप्शन, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हाई एफिशिएंसी, लो रनिंग कॉस्ट, लेस नॉइस एंड वाइब्रेशन। भाई इलेक्ट्रिकल इंजन को देखते ही माइंड में आना चाहिए ईवी का नाम। आपके कोई आस पड़ोस में, घर में, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक कार है, उसको एज्यूम करो कि वो क्या नहीं कर रही है। एक तो वो फ्यूल तो लेती नहीं है, एयर पोल्यूशन भी नहीं करती है, क्षमता ज़्यादा होती है, लो रनिंग कॉस्ट है, और आवाज़ तो बिल्कुल नहीं करती है। वही पॉइंट लिख के आने हैं, यही तो एडवांटेज है। क्यों कोई क्यों खरीदेगा उसको, इसलिए तो खरीदेगा कि उसको कुछ एडवांटेज लेने हैं, है ना।
नेक्स्ट भैया टन टन की बात आ गई। किसी के घर में लगी है 1 टन की एसी, किसी के लगी है 1.5 टन की, किसी का लगा है कूलर, है ना, पंखे से काम चल रहा होगा। तो यहाँ तो टन की बात कर रहे हैं। तो फ्रिज तो लगा हुआ है सभी के घर में ऑलमोस्ट, और रेफ्रिजरेशन में जो टन होता है उसका क्या मतलब है? तो टर्न का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 टन ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। यानी कि 24 घंटे में जितनी भी आपकी जो है आइस होगी वो इनटू वाटर में कन्वर्ट कर देगी। उतनी हीट की जो रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोलेंगे टन। तो भैया 1 टन जो फ्रिज का होता है, रेफ्रिजरेशन का होता है, वो 3.5 किलोवाट का होता है। 1 टन जो होता है 3.5 किलोवाट का आता है। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन वो बदल जाए कि बताओ भैया 5 टन किसके इक्वल, तो भैया 5 से मल्टीप्लाई कर देना, घबराना मत, ठीक है। और चेंज कर सकता है, किलोवाट को वाट में बदलवाए, ठीक है, तो भी भैया किलोवाट को वाट में बदलवाए तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी, है ना। डिफाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर स्टार्ट्स कंडेंसिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? ड्यू पॉइंट क्या होता है भाई? ड्यू पॉइंट समझो ना, अरे ओस ओस तो देखिए ना। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि एयर में मॉइस्चर आना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट। तो वो जो एयर में मॉइस्चर है वो आप सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है, ड्रॉप का रूप ले लेती है, जिसके कारण जिसको बोलते हैं ड्यू। ह्यूमिडिटी इज द रेशो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो रेशो होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है ना, कितनी वाटर वेपर है एयर के अंदर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन होल्ड एट सेम टेम्परेचर। तो इसको पढ़ लेंगे, सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें भैया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो भैया आपको बताना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला। तो measured by ordinary temperature, measured by wet bulb thermometer, bulb remains dry, bulb covered with wet cloth, always greater than WBT, always greater than DBT, ठीक है। मतलब क्या है कि ऑलवेज WBT का मतलब क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसका इसका जो है लोअर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 14 की बात कर ले भैया, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन रेफ्रिजरेशन। ये अनदर क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रिज की बात कर रहे हैं, और फ्रिज को मैं जोड़ूंगा आपसे पढ़ते हुए किससे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर से, यानी कार्नोट इंजन की बात से फेरूंगा। तो कार्नोट इंजन का आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम नीटा निकालते थे, वो क्या होता था आपका, वो क्या था, T1 माइनस T2 अपॉन में T1 होता था। वहीं उसका उल्टा हम बात करेंगे तो उसे बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, यानी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो फॉर्मूला क्या आएगा, COP T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा, जहां पे T1 क्या होगा, सिंक टेम्परेचर, T2 क्या होगा, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होगा, ठीक है। And define refrigeration effect is the quantity of heat removed from refrigerated space by refrigerant to produce cooling effect। तो इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, क्वांटिटी है किसकी, क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड, कहाँ से, फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस, बाय किससे, रेफ्रिजरेंट से, जो प्रोड्यूस करता है कूलिंग इफेक्ट को। यानी कि भैया फ्रिज के अंदर अगर रेफ्रिजरेंट नहीं होगा तो कूलिंग नहीं देगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 भैया, व्हाट आर द न्यूटोनियम एंड नो न्यूटोनियम फ्लूइड्स। वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और एक अगर देख रहे हो तो मार दो एक सब्सक्राइब, या लाइक कर दो, हाइप भी कर दो, एंड शेयर भी कर दो, है ना। तो न्यूटोनियम तो न्यूटन का लॉ फॉलो करेगा, एंड नो न्यूटोनियम न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं करेगा, इतनी बात ध्यान रखनी है। इसमें जैसे कि फ्लूइड हो गया, शेयर स्ट्रेस हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट के होते हैं। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब होगा dv अपॉन में dx होगा, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ध्यान रखना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है,
शियर स्ट्रेस मतलब थीटा से करते हैं डिफाइन, डीवी अपॉन डी एक्स होता है भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है यहाँ पे। और एग्जाम्पल इसके वाटर, एयर, एल्कोहल। और नो न्यूटोनियम क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, पेंट हो गया, ब्लड हो गया, ये आपके कोई भी लो न्यूटन का लो फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें तो पास्कल लॉ विद एग्जांपल। पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिस्टिंक्टली इन द ऑल डायरेक्शन। इसको अगर दिखाना है ना, सबसे अच्छा ये होता है, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, एक बॉक्स बनाओ, ओके। अब बॉक्स के अंदर वाटर भर दो, वाटर भर दिया। अब वाटर के अंदर एक डिब्बा, एक कुछ भी डाल के ना, कोई भी लोहे का पार्टिकल डाल दो, डाल दिया। तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से कुछ ना कुछ स्पेस हटाएगा, पानी को हटाएगा। तो जो वाटर है इन वॉल पे, सारी वॉल पे सेम प्रेशर लगाएगा, ये ध्यान रखना। क्या लगाएगा? सेम प्रेशर लगाएगा। इसी को पास्कल लॉ बोलते हैं। और ये पास्कल लॉ का इसलिए बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, वर्क ऑन पास्कल लॉ। आई बात समझ में? यानी कि हम बोल सकते हैं P1 इजिकल टू P2 भी होता है, या F1 अपॉन A1 इजिकल टू F2 अपॉन में A2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। डिफाइन डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, छोटी छोटी बातें हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ध्यान रखो। वेट डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वेट का मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। और स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अपॉन मास। तो ये बात ध्यान रखो सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। डिफरेंस बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बतानी है भैया। तो डायनामिक मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लड। बात समझो, डायनामिक विस्कोसिटी में क्या है? एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा जो कि ऑफर किया जाएगा फ्लूइड के द्वारा कि भैया फ्लो मत हो। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो होने की प्रवृत्ति रखता है तो जो उसमें रेजिस्टेंस आता है उसे डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है पोज, ये ध्यान रखो। एसआई यूनिट होती है पोज या पोज ही बोलते हैं। म्यू से करते हैं डिफाइन। और इसमें क्या है? रेशो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी को बोलते हैं क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये इसको करते हैं वी से डिफाइन। तो अगर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो डायनामिक विस्कोसिटी को किस लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। टू डेंसिटी मतलब डी कर दो, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी होती है स्टोक्स यूनिट, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट एंड दिस सीरीज, इट इज द व्हाट इज प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्रीमिंग क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर? तो प्रीमिंग क्या है? प्रीमिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग सक्शन पाइप एंड पंप केसिंग कंप्लीटली विद लिक्विड बिफोर स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इतनी दो लाइन लिख के आनी है कि जो प्रीमिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है जो सक्शन पाइप को फिल करता है एंड पंप करता है केसिंग कंप्लीटली, किसके साथ? विद लिक्विड बिफोर स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल के पंप के स्टार्ट होने से पहले जो प्रोसेस किया जाता है उसको प्रीमिंग बोलते हैं। जो पाइप है वो कहीं से भरा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं हो रहा है, उसको प्रीमिंग करना पड़ता है, पर इसके साथ साफ करना पड़ता है, ठीक है। उसी को प्रीमिंग बोलते हैं। तो भैया ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अच्छे से मेहनत कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बता दिए गए हैं, फॉर्मूले बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेना, है ना। छोटे मोटे न्यूमेरिकल देख लें 2 नंबर के लिए, वो आ सकते हैं। तो आप बन रही हमारे साथ इसी तरह से। और भैया लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।